हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 6 क्रमचय एवं संचय। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.4 जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज है और इसके अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संचय। अब तक हम लोग क्रमचय के बारे में पढ़ चुके हैं। तो देखिए संचय, इसको हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए संचय के अंदर हमें जो कुल वस्तुएं n वस्तुएं जो दे रखी होती है उनमें से अगर हम r का चयन करते हैं तो यहाँ पे जो है क्रम का महत्व नहीं होता है। और वो क्यों नहीं होता है, कैसे नहीं होता है, उसको हम समझते हैं। उसको समझने के लिए हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है कि भाई हमारे पास टेनिस खिलाड़ी हैं जो XYZ से उनको दिखाया है। 3 टेनिस खिलाड़ी है XYZ, इनका एक समूह है XYZ का, जो तीनों के तीनों टेनिस खिलाड़ी हैं। इनमें से 2 का चयन करके हमें टीम बनानी है। हम कितने प्रकार से बना सकते हैं, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक संचय। संचय देखिए सबसे पहले हमारे पास 3 खिलाड़ी हैं XYZ। इनमें से किन्हीं भी 2 का चयन करके मेरे को टीम बनानी है। तो देखिए मैं कैसे बना सकता हूं, मैं x और y को लेकर बना सकता हूं फर्स्ट। सेकंड में जो है x और z का चयन करके टीम बना सकता हूं। और थर्ड जो है y एवं z का चयन करके मैं टीम बना सकता हूं। इसमें कोई डाउट है तो आप बोल सकते हैं। अब आपके दिमाग में ऐसे आ रहा होगा कि सर हम y और x को ले लें, यहां पे सर हम z और x को ले लें, यहां हम z और y को ले लें, ऐसे भी तो बना सकते हैं। देखिए भाई ये और ये सेम ही है बिल्कुल, क्योंकि इसमें देखिए इस टीम में कौन खिलाड़ी है x और y, और इसमें भी कौन है x और y, तो इसमें क्या डिफरेंस हुआ टीम में। तो यहां क्रम का कोई महत्व नहीं हुआ, समझे भाई। ये खिलाड़ी x, इसमें भी x खिलाड़ी है, इसमें y खिलाड़ी है, इसमें भी y खिलाड़ी है, ठीक है। तो यहां क्रम का क्या महत्व है, क्रम का कोई टीम में औचित्य ही नहीं है। तो भाई ये आपस में ये सारे केस क्या हो गए, ये तो एक ही केस हो गए, सेम केस हो गए। ये जानो ये केस क्या हो गए, सेम हो गए। इसलिए कुल कितने तरीके हो गए, कुल तरीके टीम बनाने की आपके पास हो गए 3। कितने तरीके हो गए स्टूडेंट, 3। तो जो संचय है उसके अंदर जब हम वस्तुओं का चयन करते हैं तो क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। आपके सामने है एग्जाम्पल। अभी हम और एग्जाम्पल लेते हैं और बड़ा प्रेम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 4 व्यक्ति एक कमरे में मिलते हैं। कितने व्यक्ति मिलते हैं, 4। और प्रत्येक व्यक्ति जो है अन्य से हाथ मिलाता है। तो हाथ मिलाने के कितने तरीके होंगे, क्या यहां पे क्रम का महत्व होगा। चलिए समझते हैं इस उदाहरण को। कि माना मेरे पास जो 4 आदमी हैं वो है M1, M2, M3 और M4। ये 4 आदमी मेरे पास हैं और ये एक दूसरे से क्या करते हैं, हाथ मिलाते हैं। तो ये कितने प्रकार से हाथ मिला सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि सबसे पहले जो M1 है वो किससे हाथ मिलाएगा, M2 से। फिर M1 ने M3 से हाथ मिला लिया, M1 ने किससे हाथ मिलाया, M4 से। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये 2 नंबर जो है यानी M2 ये हाथ मिलाता, तो M2 M1 से हाथ मिलाएगा, तो वो तो ऑलरेडी मिला चुके हैं ना M1 और M2, तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे। M2 M1 ये नहीं बनेगा, क्यों,
क्योंकि ये पेयर तो ऑलरेडी बन चुका है, यानी M1 और M2 तो हाथ मिला चुके हैं ना, तो M2 M1 ये संभव नहीं है। क्लियर? यहां पे क्रम का कोई महत्व नहीं रहा। अब इस क्वेश्चन में रहा, आप कहेंगे नहीं सर। फिर देखिए M2 M3 से मिला सकता है, यस, और M2 किससे हाथ मिला सकता है? M4 से, क्योंकि M2 और M1 ऑलरेडी मिला चुके हैं। फिर देखिए स्टूडेंट M3 की बात करते हैं, तो M3 M1 नहीं लिखेंगे। M3 M1 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि M1 और M3 देखिए यहां पे हाथ ऑलरेडी मिला चुके हैं, एक ही बार मिलाना है, ठीक है, बार बार नहीं मिलाना। आप जब शादी में जाते हैं किसी से एक बार हाथ मिलाते हैं या बार वापस से घूम के आके और भैया कैसे हैं, ऐसे करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करते। और अगर ऐसा करते तो फिर तो स्थिति गड़बड़ है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो M1 M3 ये संभव नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है, यानी M3 और M1 हाथ मिला चुके हैं। फिर देखिए M3 M2 के साथ भी यहां पे मिला चुका है हाथ, बिल्कुल सर, ये देखिए मिला चुके। तो अब M3 किससे मिलाएगा? M3 M4 से हाथ मिलाएगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट M4 की, तो M1 M4 ऑलरेडी हाथ मिला चुके हैं, M4 M2 ये भी मिला चुके, M3 M4 अब खुद से तो कोई मिलाएगा नहीं भैया, समझे? तो ये कुल स्थितियां कितनी हो गई? कुल तरीके हाथ मिलाने के कितने हुए? 3 2 5 और 1 6। तो ये हमारी आंसर हो जाएगी। ओके, यहां तक आपको कोई डाउट है तो जनरल वे में हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, क्या आप समझे? आशा है आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आपने यहां पे देखा कि यार यहां पे क्रम का कोई महत्व ही नहीं है, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्रम का कोई महत्व ही नहीं है। महत्व है ना? कहां महत्व है? हाथ मिलाना है, तो ठीक है। अब चाहे से M1 ने M2 से मिलाया या M2 ने M1 से मिलाया, दोनों का हाथ तो मिल ही गया भैया, एक व्यक्ति का आपस में। समझ गए होंगे आप? ओके, चलिए इस एक एग्जांपल और लेते हैं, देखते हैं, उसको करते हैं। आशा है उसके पश्चात आपको परफेक्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, आगे हमें बोला गया 7 बिंदु किसी वर्त पर स्थित है, यानी वर्त की परिधि पे स्थित है। वर्त पे स्थित है इसका मतलब वर्त की परिधि पे स्थित है। इन बिंदुओं में से किन्हीं भी दो को मिलाकर कितनी जीवाएं खींची जा सकती है? और आपको पता होना चाहिए कि वर्त में जीवा खींचने के लिए आपको कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है? 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हम लोग यहां पर, कि मान लेते, माना जो बिंदु है, बिंदु जो है हमारे, उनको हम नाम दे देते हैं बिंदु यानी पॉइंट। तो P1 P2 P3 P4 P5 P6 और P7, ये 7 बिंदु हमारे पास हैं जो कहां स्थित हैं? वर्त पर स्थित हैं, यानी वर्त पे स्थित है, इसका मतलब उसकी परिधि पे होंगे। अब हमें किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाकर ये कह रहा है कि इनको आपस में कैसे भी मिलू के अधिक आप कितनी जीवाएं खींच सकते हैं। चलिए पता करेंगे जनरल वे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम P1 और P2 को मिला दें तो एक जीवा बन जाएगी। इसी प्रकार हम P1 और P3 को मिला दें, P1 को हम P4 से मिला दें, P1 को हम P5 से मिला दें, और P1 को हम P6 से मिला दें, और P1 को हम P7 से मिला दें। इसमें किसी के कोई शंका है तो बताइए। इस प्रकार से जीवाएं खींच सकते हैं। फिर देखिए अगर हम 2 की बात करें, यानी एक को हम इनसे मिला दिए, फिर देखिए हम 2 को 1 से मिलाते हैं। 2 को 1 से क्या ऐसा मिलाना चाहिए? अरे वो तो ऑलरेडी मिल चुका है भैया, P1 P2 या P2 P1 बोलिए, उसमें क्या फर्क है? जीवा तो वही रहनी है। बोला सर हाँ, क्रम का महत्व हुआ। अरे यहां काम ये हो ही नहीं सकता, ये दोनों तो एक ही है, एक ही जीवा हुई। अरे P1 P2 P2 P1 एक ही जीवा हुई, आपको पता है, तो ये तो नहीं होगा।
ओके, अब आगे देखिए, फिर क्या हो सकता है, P2 P3 हो सकती है, P2 P4 हो सकता है, P2 P5 हो सकता है, P2 P6 हो सकता है, और P2 P7 हो सकता है। यहां तक क्लियर। अब चलिए 3 नंबर P3 पॉइंट की बात करते हैं। तो क्या P3 P1 होगा? क्या P3 P1 होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये स्थितियां होंगी? ये दोनों स्थितियां नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी जीवाएं बन चुकी हैं। देखिए P1 P3 जीवा ऑलरेडी यहां बन चुकी है, P2 P3 ये बन चुकी है ये जीवाएं, तो इनको बार बार खींचने का क्या औचित्य है भाई? ओके, तो ये नहीं खींचेंगे। ठीक है, समझ चुके होंगे आप। तो बोला सर फिर, तो फिर क्या, P3 को P4 से मिलाइए, P3 को P5 से मिलाइए, और P3 को P6 से मिलाइए, और P3 को P7 से मिला दीजिए। ओके, और मैं नीचे इनके केस भी लिखते जाता हूं कि कुल कितने केसेस बन रहे हैं। तो यहां से 1 2 3 4 5 6, यहां से कितनी जीवा बन गई? 6। यहां से 1 2 3 4 5, यहां से कितनी? 5। यहां से 1 2 3 4, यहां से कितनी बनी? 4। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैं क्वेश्चन जनरल वे से कर रहा हूं, ये क्वेश्चन फॉर्मूले से डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे नहीं जा रहे, ताकि स्थितियां क्या हो रही है वो आपको क्लियर हो सके। अब बात करते हैं P5 की। तो भाई P5 को हम देखिए, P1 P5 यानी P5 P1 P5 P2 P5 P3 P5 P4। देखिए P5 P1 ये जीवा ऑलरेडी खींची गई, ये रही, तो ये संभव नहीं है। P5 P2 ये जीवा भी हमने खींच दी, ये देखो ये रही, तो ये भी संभव नहीं है। P5 P3 ये भी ऑलरेडी आप खींच चुके, ये रही, तो P5 P4 खींची जाएगी। फिर देखिए P5 P6 और P5 P7, यानी 1 2 3 ये 3 केस यहां बनेंगे। आगे चलिए, फिर देखिए आगे P6 की बात करते हैं। तो P6 P7 P6 P7 ये एक जीवा बनेगी यहां। ठीक है, कितनी? एक। तो कुल कितनी हो गई? कुल जीवाएं जो खींची गई, बोला सर 7 का, अरे 7 की सारी खींची जा चुकी है। देखिए P7 P1 ये रही, P7 P2 ये रही, P7 P3 ये रही, P7 P4, 3 के बाद में 4 का तो हम छोड़ दिए ना, एक मिस कर दिए ना, कोई ना, यहां बना देते। P4 P4 P3 हो गया, P4 P5 P4 P5। चलिए हम थोड़े से मिस कर दिए, थोड़ा सा यार गड़बड़ा दिए काम। चलिए थोड़ा सा इसको सही करते हैं, यहीं से करते हैं। 3 के बाद में हमें पॉइंट 4 लेना चाहिए था, ताकि बीच में कुछ छूटे ना। चलो चलो कोई ना, कंटिन्यू ऑर्डर में चलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। P3 तक कर लिए, फिर P4 की बात करते हैं। तो P4 P1 ये ऑलरेडी बन चुका है, P4 P2 ये रहा, P4 P3 ये बन गया। तो अब देखिए P4 P5 इन दो को मिला दीजिए, फिर P4 P6 और P4 P7 इनको मिला दीजिए। यहां से कितनी जीवाएं? 3 जीवाएं। फिर 5 नंबर पॉइंट पे आइए, देखिए P5 P1 ये बन चुका है, P5 P2
ये बन चुका है, P5 P3 ये बन चुका है, P5 P4 बन चुका है, तो P5 P6 और P5 P7 कितने 2। फिर देखिए 5 के बाद में 6, तो P6 P1 ये रहा, P6 P2 ये रहा पहले बन गया, P6 P3 बन गया, P6 P4 बन गया, P6 P5, तो P6 P7। ठीक है, तो यहां पे कितना 1, कितनी जीवा 1, तो ये टोटल बन गई। अब बात करते हैं 7 नंबर की पॉइंट की, तो P7 P1 ऑलरेडी बन चुका है, P7 P2 बन चुका है, P7 P3 बन चुका है, P7 P4 बन चुका है, P7 P6 ये बन चुका है, और P7 P5 भी बन चुका है, सभी बन चुके हैं। ये से नो, तो कुल जीवाएं कितनी हुई देखिए, काफी अच्छा रोचक क्वेश्चन है। कुल जीवाएं कितनी बन रही है देखिए, 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, 6 4 10, 10 5 15, 3 18, 2 20, 21। कुल जीवाएं कितनी आ गई 21। तो 7 में से किन्हीं भी 2 बिंदुओं को लेकर कुल कितनी जीवाएं खींची जा सकती है, बोला 21। मेरे को आप यहां बताइए, यहां कोई क्रम का महत्व है? नहीं, कोई क्रम का महत्व नहीं है कि भाई हमने P1 को चाहे P1 को P2 से मिला दो या P2 को P1 से, तो जीवा तो कितनी बनेगी, वो नहीं बनेगी, 2 जीवाएं तो हो नहीं सकती। P1 को P2 से मिलाए, जैसे यहां पे देखिए ये आपका वर्थ है, सपोज दैट यहां पॉइंट P1 है और ये P2 है। अब हम इसको मिलाए, तो P1 को P2 से मिलाइए या P2 को P1 से मिलाइए, भैया जीवा तो जो है एक ही बनेगी। क्लियर है, 2 थोड़ी बन जाएगी, अरे 2 कैसे बन जाएगी, एक ही तो होगी। तो इसलिए यहां पे जो है क्रम का कोई औचित्य नहीं है। क्लियर, आशा है समझ में आपको आ गया होगा। तो कुल कितनी जीवाएं स्टूडेंट बनेंगी 21। ठीक है, यहां तक आपको ओके हो जाना चाहिए, बिल्कुल। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट कि भाई क्रमचय और संचय में क्या संबंध होता है। तो जो क्रमचय और संचय में जो संबंध होता है वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। बिल्कुल, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि क्रमचय और संचय इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए स्टूडेंट लिखते हैं क्रमचय और संचय, इसमें रिलेशन क्या होता है। तो हम लिख सकते हैं एन परम्यूटेशन आर इज इक्वल्स टू, ये हमारा हो गया क्रमचय, और संचय को हम लिखेंगे एन कॉम्बिनेशन आर, ठीक है, मल्टीप्लाई आर का फैक्टोरियल। ये इन दोनों में संबंध होता है। ओके स्टूडेंट्स, यस या नो। तो ये दोनों के संबंध को दर्शाने वाली इक्वेशन है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, बस इतना आप ध्यान रखें। यहां पे मल्टीप्लाई है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगर n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बनाए गए संचयों की संख्या को हम कैसे लिखेंगे। देखिए अगर हमारे पास n विभिन्न वस्तुएं हो और उनमें से हमें r का चयन करके संचय बनाने हो, तो क्या बोलेंगे n कॉम्बिनेशन r, ठीक है, से दर्शाएंगे इसको। और इसको फॉर्मूले से क्या लिखेंगे, वो देखिए फैक्टोरियल n बट्टे फैक्टोरियल r n माइनस r की फैक्टोरियल, इस प्रकार से इसको हम व्यक्त करेंगे। और बड़ी प्यारी बात स्टूडेंट यहां पे कि ये जो r है यानी चयनित वस्तुएं, r का जो मान है संचय में, किसमें, संचय में 0 से बड़ा n से छोटा, 0 से बड़ा n से छोटा, या 0 के बराबर या n के बराबर होता है। यस या नो, बिल्कुल क्लियर। अब स्टूडेंट आप लोगों ने
जब क्रमचय पढ़ा था, जब क्रमचय पढ़ा था, उस स्थिति में जो आपकी देखिए n परम्यूटेशन r, इसकी फॉर्मूला क्या होती है, फैक्टोरियल n बट्टे फैक्टोरियल, सॉरी फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल, n परम्यूटेशन r, इसकी फॉर्मूला क्या होती है, n की फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। जहां पे जो r है वो 0 से बड़ा और n से छोटा एवं n के बराबर हो सकता है, लेकिन यहां पे जो है r 0 नहीं होता, r का वैल्यू परम्यूटेशन में 0 के इक्वल नहीं होता, बट यहां होता है। यार ऐसे कैसे, ऐसे क्यों हो रहा है? ठीक है, इसको मैं आपको समझाता हूं। देखिए स्टूडेंट, ऐसा यहां इसलिए हो रहा है, मान लीजिए, माना एक पर्सन लेता हूं, मेरे पास 4 महिला, 4 महिला और 5 पुरुष हैं। 4 महिला और 5 पुरुष हैं, यस या नो? आप बोलेंगे यस सर। में से मेरे को 3 का चयन करना है, में से 3 का चयन करना है। 4 महिला और 5 पुरुष में से मेरे को कितने का चयन करना है, 3 का चयन करना है। तो देखिए कुल व्यक्ति कितने हो गए, कुल व्यक्ति बराबर 4 + 5 = 9, कितने हो गए, 9। हाँ या ना? अब 9 में से मेरे को सिर्फ 3 का चयन करना है, तो यार 3 जो है वो मैं कैसे बहुत विभिन्न प्रकार से 3 का चयन कर सकता हूं। देखिए जरूरी नहीं मैं महिला में से उसको लूं, जरूरी नहीं महिला में से लूं, ये जरूरी थोड़ी है। मैं तीनों पुरुष में से भी ले सकता हूं और मैं तीनों के तीनों महिला में से भी ले सकता हूं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। हाँ या ना? समझ गए होंगे आप। कि देखिए संचय के अंदर r जो है 0 मान ग्रहण कर सकता है। कैसे? देखिए यहां पे हमें 4 महिला और 5 पुरुष हैं, टोटल कितने हो गए, 9। अब यहां पे मैं 4, मेरे को 9 कुल हुए 9 में से 3 का चयन करना है, तो जरूरी थोड़ी है मैं महिला में से करूं, ये जानो। तो उस स्थिति में महिला के लिए हम कैसे लिखेंगे? देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे, देख लीजिए। हमें 3 का चयन करना है, तो इसको लिखेंगे, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 4C0 × 5C3, ऐसे लिखा है। इसका मतलब यह है कि 4C0 यानी हमने महिला में से किसी का चयन किया ही नहीं, हमने तीनों के तीनों जो है जो चयन किए वो पुरुष में से कर ली। दूसरी बात 5 और 4 ये टोटल 9 हो गए, और 0 + 3 ये टोटल 3 हो गया, यानी कॉम्बिनेशन में जो है r 0 मान ग्रहण कर सकता है। फिर समझ लीजिए प्यारे बच्चों, जरूरी नहीं मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा भी कर सकता हूं। देखिए मैं 4 में से 3 का चयन कर लूं, 4 में से 3 का चयन कर लूं। 4 कौन है? महिला, उन्हीं में से तीनों का चयन कर लूं, और पुरुष में से करूं ही ना, तो 5C0। मुझे तो 3 का ही करना है ना चयन, ठीक है, आप समझे होंगे बिल्कुल। और अगर हमारे पास n विभिन्न वस्तुओं में से r का चयन करना, संचय में हम कैसे लिखते हैं, n कॉम्बिनेशन r से। तो 4 महिलाओं में से मैंने किसी भी महिला का चयन नहीं किया, गुना 5 में से मैंने 3 पुरुषों का चयन कर लिया। टोटल मुझे कितने का चयन करना है? 3 का चयन करना है। कुल 5 और 4 9, 0 + 3 3 है। फिर मैंने ऐसा नहीं, जरूरी नहीं ऐसा करूं, मैं यहां ऐसा भी कर सकता हूं कि 4 महिला में से मैं तीनों महिला ही चुन लूं और पुरुष में से मैं लूं ही ना भाई, समझे आप? इसलिए याद रखिए संचय में हमेशा क्या है, संचय में r हमेशा 0 के इक्वल हो सकता है, जरूरी नहीं हमेशा हो,
लेकिन आर जीरो मान ग्रहण कर सकता है, बट परम्यूटेशन में ऐसा नहीं होता है। ये भी एक थोड़ा सा आप अच्छे से दिमाग में रखा के रखें। तो क्लियर स्टूडेंट आपको ये कंडीशंस कि भाई अगर हमारे पास n विभिन्न वस्तुएं हो, उनमें से r का चयन करके हमें संचय बनाना हो तो हम किस प्रकार लिखेंगे, n कॉम्बिनेशन r, जिसको फॉर्मूला क्या रहने वाला है, n की फैक्टोरियल बट्टे r का फैक्टोरियल और n माइनस r की फैक्टोरियल, जहां पे r जो r क्या क्या मान ग्रहण कर सकता है, r जीरो मान ग्रहण कर सकता है, ठीक है, जीरो से n के बीच में, जीरो से n के बीच में और दोनों की इक्वल भी, ओके। अगर आप ऐसे लिखना चाहें इसको अंतराल में r को, तो r जो है ये r का अंतराल हो गया, r बिलोंग्स टू, ठीक है, ओके। तो प्यारे बच्चों यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। अगर यहां तक क्लियर है हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम कुछ जो बेसिक गुणधर्म है उनका स्टडी कर लेते हैं। देखिए यहां पे मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख देता हूं, n कॉम्बिनेशन r, इसकी फॉर्मूला हमारे पास होती है फैक्टोरियल n बट्टे फैक्टोरियल r, n माइनस r की फैक्टोरियल। फर्स्ट कंडीशन में लिख रहा हूं कि यदि हमारे पास फर्स्ट केस जो है, फर्स्ट गुणधर्म लिख रहा हूं, यदि मेरे पास जो r जो है, यदि r इज इक्वल टू मेरे पास जीरो हो, तो कितना हो, r जीरो हो, तो देखिए मैं इसको किस प्रकार लिखूंगा, n सी जीरो, और इसको फॉर्मूले से क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n बट्टे जीरो की फैक्टोरियल n माइनस जीरो की फैक्टोरियल, इसी फॉर्मूले से लिखा है। तो ये 16 आउट होके क्या हो गया, n का फैक्टोरियल, जीरो की फैक्टोरियल कितनी 1, और ये n फैक्टोरियल, ऑल ओवर 16 के कितना हो गया 1 हो गया। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेकंड जो है उसको आप पढ़िए। सेकंड, यदि r इजिकल्स टू क्या हो, n हो, r इजिकल्स टू n वाला सिचुएशन, तो इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, n सी n लिखिए, फॉर्मूले से फैक्टोरियल n बट्टे फैक्टोरियल n, ठीक है, r की जगह n, फिर दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और फैक्टोरियल लगा दीजिए, n का फैक्टोरियल दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, n फैक्टोरियल बट्टे n फैक्टोरियल, ये कितना, जीरो का फैक्टोरियल कितना होता है 1, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया तो ऊपर 1 और नीचे भी कितना 1, ऑल ओवर रिजल्ट कितना 1, तो n सी n, ये आपको कितना रिजल्ट देगा ऑलवेज स्टूडेंट, ये 1 रिजल्ट देगा। तो ये प्रॉपर्टी जो है आपको अच्छे से माइंड में सेट होनी चाहिए, बहुत काम आने वाली है, और नेक्स्ट जो हमारी चैप्टर है उसमें भी काफी काम आएंगी। देखिए आगे थर्ड, इसका एक प्रॉपर्टी और बताता हूं मैं आपको। यदि r बराबर 1 हो, 1 हो, तो यदि r का वैल्यू कितना हो 1, तो देखिए NCR, n कॉम्बिनेशन r से क्या फॉर्मूला क्या है, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस r की फैक्टोरियल, r की वैल्यू कितना ले रहे हैं 1, तो बनाइए स्टूडेंट, बड़ा प्यारा है, NC1 लिख दीजिए, n की जगह n है तो फैक्टोरियल n, r की जगह कितना है 1, तो 1 की फैक्टोरियल, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, एक का फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ऐसे करेंगे n माइनस 1 की फैक्टोरियल बट्टे एक का फैक्टोरियल 1 हो गया, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा n, तो NC1, ये अब में से आपको कितना रिजल्ट देगा, ये 1 रिजल्ट देगा स्टूडेंट। तो ये सारे निष्कर्ष जो है आप याद रखें, बिल्कुल याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों,
और कुछ अन्य गुणधर्मों पे चर्चा बनाते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट आगे नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी नंबर 4 इस पे स्टडी कर लेते हैं। देखिए NCR जो है ये इक्वल होगा NC(n-r) के, ये गुणधर्म है। बोला सर कैसे, हम प्रूव कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। चलिए ये वाला जो पक्ष है इसको हम ले लेते हैं, इसको हम लोग राइट हैंड साइड ले रहे हैं। देखिए हमारा राइट हैंड साइड है वो है n कॉम्बिनेशन n-r, तो फॉर्मूले से लिखेंगे तो n की फैक्टोरियल बट्टे n-r का फैक्टोरियल n माइनस ये घटा देंगे n-r फैक्टोरियल। देखिए ऑल ओवर सोल्व करते हैं, n का फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल n प्लस r इसकी फैक्टोरियल। ओके स्टूडेंट देखिए ये कैंसिल आउट, तो n फैक्टोरियल बट्टे कितना बचा r का फैक्टोरियल और n माइनस r की फैक्टोरियल। और ये किसके इक्वल है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n कॉम्बिनेशन r। बिल्कुल यही तो लिखेंगे। अरे n कॉम्बिनेशन r इसका फॉर्मूला यही तो होता है, ये इसलिए इक्वल हुआ। अब मैं इसको एक एग्जांपल लेके प्यारा सा आपको दिमाग में सेट करा देता हूं। देखिए स्टूडेंट एग्जांपल ले लेते हैं हम। देखिए हमारे पास जैसे वैल्यू है 10C6, तो देखिए स्टूडेंट इसको हम बेसिकली मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूं कि हम कैसे सोल्व करेंगे। 10C6 याद रखिए नीचे कितना है 6 है, कितना है 6 है, तो नीचे यहां पे r की जगह जितना हो उतने टाइम जो है 10 को है ना घटाते हुए लिख दीजिए। ठीक है समझ गए, नहीं समझे तो समझ आएंगे। 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। समझे r की वैल्यू कितना है 6, तो जो n का वैल्यू है उसको 6 टाइम घटाते हुए लिख दीजिए। ये ट्रिक है, याद रखिए इसको सोल्व करने का ट्रिक है। ठीक है ट्रिक से क्वेश्चंस या इजी हो जाते हैं। फिर 6 को है ना घटाते हुए लिख दीजिए 6 टाइम, तो 6 5 4 3 2 एंड 1। ओके देखिए सोल्व कीजिए, 6 से 6 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 8, इसको उड़ा दीजिए, 3 से उड़ाइए इसको, 3 3 9, तो देखिए 7 21, ये हो गया 210। ठीक है अब देखिए स्टूडेंट हम इस प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन करेंगे। ठीक है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे 10 और c, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना 4, यानी 10C6 किसके बराबर है 10C4 के। बोला सर कैसे, देखिए 10 की जगह 10, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यहां लिख दिए। अब ट्रिक क्या है डायरेक्ट सोल्व करने का, 10 को 4 टाइम घटाते हुए लिखिए, 10 9 8 एंड 7, और 4 को भी 4 टाइम, 4 3 2 1। देखिए ध्यान से 4 को 2 से गुना किए 8, तो ये कैंसिल, 3 से काटिए 3 3 9, 7 21 210। तो यहां पे कैलकुलेशन बहुत कम हो गया, कैलकुलेशन बहुत छोटा हो गया। ठीक है यहां पे 6 टाइम आपको लिखना पड़ा, यहां पे कितने टाइम लिखना पड़ा 4 टाइम, लेकिन दोनों की वैल्यूज देखिए सेम है। 10C6 इक्वल है किसके 10C4, तो ऐसे आप रिप्लेस कर सकते हैं वैल्यूज को, बिल्कुल याद रखें। ठीक है स्टूडेंट जैसे आपको दे रखा हो 17C
8। तो आप इसको सोल्व ना करें, इसको कभी भी सोल्व नहीं करें, वही किसके इक्वल होगा, ये 17 सी, दोनों का डिफरेंस कर दीजिए तो कितना, 7 लिख दीजिए यहां। नहीं 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 यार, 7 कैसे लिख देंगे, दोनों का डिफरेंस किए तो 7 कैसे आएगा, 9। ऐसे होगा, हाँ है ना, बिल्कुल। तो यार ये तो इससे बड़ी आ गई, तो इसको ही सोल्व करना ज्यादा बेस्ट रहेगा, है ना। ओके ठीक है। तो जब ये दोनों इक्वल होती है तो इसको सिंपली इसको सोल्व कीजिए। एक और बताता हूं यार, जैसे आपको दे रखा हो 4C3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4C1, ये दोनों इक्वल हो गए। 4C3 ठीक है, ये किसके इक्वल है, 4 एज इट इज, दोनों का डिफरेंस देखिए, 17 एज इट इज, दोनों का डिफरेंस, तो ये इक्वल है। सोल्व किसको करना चाहिए, अगर आपको ये दे रखा है तो इसको ऐसा लिख के फिर सोल्व करना चाहिए, ताकि कैलकुलेशन क्या हो, कम हो। तो आशा है प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको लेते हैं और बनाते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी है उसको 5, हमारे पास है n कॉम्बिनेशन r प्लस n कॉम्बिनेशन n माइनस आर। देखिए ये इक्वल होता है किसके, n प्लस 1 कॉम्बिनेशन r, इसके इक्वल होता है। चेक करते हैं होता है नहीं होता। ये हमारा कौन सा साइड है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। ओके तो लिख लेते हैं पहले n कॉम्बिनेशन r प्लस n कॉम्बिनेशन n माइनस r। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक चलिए इसको फॉर्मूले से लिखिए। तो इसको आप लिखेंगे n की फैक्टोरियल बट्टे r की फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल प्लस यहां लिखेंगे n फैक्टोरियल बट्टे n माइनस r की फैक्टोरियल, और फिर इनको डिफरेंस कर लीजिए तो n माइनस, घटाएंगे तो ये माइनस का और ये क्या हो जाएगा प्लस का फैक्टोरियल। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए n फैक्टोरियल से, सॉरी n से एट कट गया, क्लियर। तो यहां लिखिए n फैक्टोरियल बट्टे r फैक्टोरियल n माइनस r की फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल बट्टे n माइनस r की फैक्टोरियल, और यहां कितना बचा r फैक्टोरियल। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए, कहीं गलत तो नहीं कर दिए। देखिए दोबारा चेक कर लेते हैं, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल n माइनस r की फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस तो ये प्लस r। अरे यार प्रॉपर्टी अलग है ना, यहाँ पे -1 है, तभी हम सोच रहे हैं यार ये सेम कैसे बन रहा है, ये क्या जुगाड़ हो रहा है। प्रॉपर्टी हम गलत लिख दिए भैया, यहाँ पे n माइनस आर ना होके n-1 है। ओके चलिए तो n-1 कीजिए, तो n-1 तो n का फैक्टोरियल n-1 का फैक्टोरियल, इसमें से इसको घटाइए, 1 मिनट स्टूडेंट चेक ही कर लेते ना यार। हाँ सही है, ओके अब सही है। तो इसको घटा, देखिए n फैक्टोरियल इसका फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस, यहां पे 1 हो जाएगा, वो भी r-1 है, यहाँ पे n-1 नहीं है भैया, r-1 है।
तो r-1 का फैक्टोरियल n माइनस, इसमें से इसको घटाए तो माइनस r+1। ओके, तो यहां पे थोड़ा हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये हो गया r-1 की फैक्टोरियल और n-r+1 इसकी फैक्टोरियल। तो प्यारे बच्चों, आप क्लियर कर लीजिए, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल दोनों की डिफरेंस, n फैक्टोरियल r-1 का फैक्टोरियल दोनों का डिफरेंस। ओके, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन आपको दिखाई दे रहा है क्या? पहले तो ये देखिए, दोनों में n फैक्टोरियल कॉमन दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ओके, तो चलिए तो आगे देखिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। n फैक्टोरियल बट्टे r फैक्टोरियल n-r की फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल, इसको क्या लिख सकते हैं, r-1 और इसमें से 1 घटाया तो ये बच गया r की फैक्टोरियल, और इसको लिख दिए n-r+1 इसकी फैक्टोरियल। देखिए हमने क्या किया, r-1 इसको सोल्व आउट किया तो r-1 और उसमें से 1 घटेगा तो r का फैक्टोरियल। इतना क्लियर आपको हो जाना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम n फैक्टोरियल बट ये n फैक्टोरियल बट r फैक्टोरियल इसको कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिए और इसको भी सोल्व आउट करना है हमें, इसको भी थोड़ा सा सोल्व और करते हैं। ओके, पहले इसको लिख लेते हैं फिर आगे देखेंगे, ठीक है। 1/n-r का फैक्टोरियल प्लस 1/r-1 और यहां पे n-r+1 इसकी फैक्टोरियल। यहां तक आपको ओके हो जाना चाहिए। हमने यहां पे किसका फैक्टोरियल बनाया, r-1 का, तो r-1 और उसमें से 1 घटा दिए, ठीक है। तो एक -2 होना चाहिए था यार, 1 कैसे घटा, एक घटते 2 बनेगा। यहां पे इसकी फैक्टोरियल होगी r-1। ये तो सारा ही गलत कर दिया हम, ऐसे कैसे होगा यार, मजाक थोड़ी है, बहुत गलत कर दिए। चलिए भाई, ये अच्छा खासा मेहनत हमसे हो गया, दोबारा से थोड़ा सा क्या कर दिए, इसकी बना देते हैं r-1 और यहां पे ये है तो इसका बना देते हैं। चलिए तो फिर n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल एज इट इज, थोड़ी r की फैक्टोरियल बनाता हूं, तो r-1 का फैक्टोरियल ये बन गया, n-r इसको एज इट इज रख लेता हूं या इसकी बना दूं, इसकी बनाने से क्या फायदा होगा, इसकी बने तो हो बात, इसकी बने तब बात हो, ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बन जाएगा। थोड़ा सा सोचना इसमें, यहां पे आप देखिए n-r और यहां पे r-1 है, तो इस r का फैक्टोरियल बनाइए, तो r-1 और इस पक्ष को एज इट इज रख लीजिए, जो क्या है आपका n-r की फैक्टोरियल, फिर यहां पे प्लस साइन,
n फैक्टोरियल एज इट इज रख लीजिए और r माइनस 1 का फैक्टोरियल यहां पे देखिए इसकी फैक्टोरियल बना दीजिए n माइनस आर प्लस 1 और इसमें से एक घटा दिए तो n माइनस आर की फैक्टोरियल। ये अच्छा आपको समझ में आना चाहिए। पहले देख लीजिए, दोबारा से रिपीट कर देते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो गए। पहले तो इसमें जो है हमने गलत उतार लिया, सबसे पहली गलती तो यही है। तो इसको हमने रेक्टिफाई कर दिया, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1, ये किसके इक्वल होता है, एन प्लस 1 कॉम्बिनेशन आर के। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, लिख लिया। अब इसको हमने फॉर्मूले से फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल आर माइनस 1 का फैक्टोरियल और दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, तो एन माइनस आर ये प्लस 1 हो गया। अब फैक्टोरियल किसका बनाएंगे, महत्वपूर्ण बात ये है। तो देखिए यहां पे r का फैक्टोरियल बनाएंगे क्योंकि यहां पे r माइनस 1 है, तो r के फैक्टोरियल के स्थान पे आप लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, r माइनस 1 पे फैक्टोरियल लगा दिए क्योंकि यहां पे भी r माइनस 1। इसका नहीं करना, इसका कीजिए n माइनस आर प्लस 1, इसमें से एक घटाते ही n माइनस आर का फैक्टोरियल इधर भी है, उस पर क्लोज कर दीजिए उसको। यहां पे n माइनस आर प्लस 1 और इसमें से एक घटाया तो n माइनस 1, सॉरी n माइनस आर, इसके फैक्टोरियल पे इसको क्लोज कर दीजिए क्योंकि ये यहां पे भी है। अब आप इसमें से कॉमन लीजिए, तो ऊपर से देखिए n का फैक्टोरियल और नीचे से r माइनस 1 की फैक्टोरियल, यहां पे भी और यहां पे भी, और n माइनस आर का फैक्टोरियल ये दोनों में, ये मेरा कॉमन आ गया। तो यहां क्या बचा, 1/r प्लस 1/n माइनस आर प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो n फैक्टोरियल बट्टे r माइनस 1 की फैक्टोरियल n माइनस आर की फैक्टोरियल। देखिए लघुत्तम बना लीजिए, लघुत्तम बनाएंगे तो r गुना n माइनस आर प्लस 1, इसको यहां पे तो n माइनस आर प्लस 1 और ये यहां मल्टीप्लाई हो गए प्लस, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो सिंपल सी चीज है। देखिए ये और ये कैंसिल आउट, तो आपके पास बचा क्या, यहां पे ऊपर n प्लस 1, n प्लस 1 बच गया, और यहां पे क्या है, n की फैक्टोरियल। ठीक है, आगे देखिए यहां पे क्या है, r और r माइनस 1, इसको मैं जमा के साथ लिख रहा हूं, इसको इस प्रकार लिख रहा हूं, ओके, और इसको जमा के लिख रहा हूं, तो आपकी स्थितियां क्लियर हो जाए। इसको मैंने इसके साथ गुना में लिख दिया, इसको इसके साथ गुना में लिख दिया, बाकी कुछ नहीं किया है। देखिए स्टूडेंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं n प्लस 1 c, ठीक है, कॉम्बिनेशन r, n प्लस 1 कॉम्बिनेशन r। बोला सर कैसे, देखिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए n प्लस 1 का, इसको एक स्टेप में और कर देता हूं, फिर आपके समझ में आ जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले पक्ष को n प्लस 1 का फैक्टोरियल। देखिए n प्लस 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, n प्लस 1 फिर उसमें से एक हटाए तो यही होता है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, r की फैक्टोरियल। इन दोनों को एक साथ क्या लिख सकते हैं, r का फैक्टोरियल, और इन दोनों को आप एक साथ क्या लिख सकते हैं, n। देखिए इस 1 को मैं पहले लिख रहा हूं, इस 1 को n के साथ प्लस n के जस्ट बाद में लिख रहा हूं ताकि आपको स्थितियां क्लियर हो। इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूं, ये दोनों स्टेप्स है ना, इन दोनों स्टेप्स को मैंने कैसे लिखा, n प्लस 1 माइनस आर का फैक्टोरियल। फिर से समझ लीजिए, कोई जल्दी नहीं, n प्लस 1, n की फैक्टोरियल को मैंने लिख दिया n प्लस 1 का फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे, वापस रिवर्स आइए, तो n प्लस 1 इसमें से एक घटाया तो n का फैक्टोरियल, यानी ऐसे लिख सकते हैं।
फिर इन दोनों को हम आर की फैक्टोरियल को सोल्व किया तो आर माइनस वन पे फैक्टोरियल। फिर इसमें कुछ नहीं किया, इस वन को मैंने एन के पास में लिखा है बस। इसको सोल्व करेंगे तो एन प्लस वन माइनस आर, ओके, इसमें से एक घटाया तो इसके पर फैक्टोरियल लगाए तो इसको फैक्टोरियल में लिख दिए। और ये किसके इक्वल है, ये इसी पक्ष के इक्वल है जो थोड़ा सा स्पेस का अभाव, तो चलिए यहां लिख देता हूं थोड़ा सा जमा के। ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, एन प्लस वन कॉम्बिनेशन आर के इक्वल है, बिल्कुल इसी के इक्वल है। आप चाहें तो इसको सोल्व आउट करके देख सकते हैं। बिल्कुल देखिए, एन प्लस वन का फैक्टोरियल लगेगा, नीचे आर की फैक्टोरियल लगेगी, और दोनों के डिफरेंस का ये से नो तो इक्वल हुआ या नहीं हुआ। तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखें, अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। उत्पत्ति जो है इसका प्रूफ जो है वो भी हमने कर दिया, बुक में भी था कि एन कॉम्बिनेशन आर प्लस एन कॉम्बिनेशन आर माइनस वन किसके बराबर होता है, एन प्लस वन कॉम्बिनेशन आर। मैं कुछ एग्जांपल लेके भी आपके दिमाग में इसको सेट करने का प्रयास करता हूं। बिल्कुल, तो अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। किस पे, एन कॉम्बिनेशन आर प्लस एन कॉम्बिनेशन आर माइनस वन, ये प्रॉपर्टी से होता है एन प्लस वन कॉम्बिनेशन आर। देखिए आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, 5C4 प्लस 5C3 ये इक्वल होगा 6C4 के। किसके इक्वल होगा, 6C4 के। बोला सर ऐसे, तो बिल्कुल देख लीजिए, यहां n की वैल्यू 5, यहां n की वैल्यू 5, r 4, और यहां पे r जो है यहां पे r माइनस वन, यानी उससे 4 से एक कम। तो किस प्रकार व्यवहार करेगा, यहां पे जो n का वैल्यू 1 टाइम बढ़ जाएगा और r का 4। ओके, आप चाहें तो सोल्व करके इसको देख सकते हैं, दोनों की वैल्यूज जो है इक्वल ही आएगी। इस 5C इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, सोल्व करना चाहें तो 5C4 प्लस 5C3। देखिए 5C4 को आप क्या लिख सकते हैं प्रॉपर्टी से, 5 एज इट इज, दोनों का डिफरेंस कर लीजिए तो कितना हो गया, 5 में से 4 गया 1। बोला सर ऐसे कैसे लिखा, मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी से n कॉम्बिनेशन r ये इक्वल होता है n कॉम्बिनेशन n माइनस r के। अभी पढ़ा है तो दोनों का डिफरेंस कर लिए 1 प्लस 5, ठीक है, c, दोनों का डिफरेंस कितनी 2। अब ट्रिक से इसको सोल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, नीचे कितना है 1, तो 1 टाइम लिखिए 5 और नीचे 1, ओके, फिर 2 टाइम लिखिए इसको, ठीक है। और आपने प्रॉपर्टी भी पढ़ा है NC1, इसका क्या हो जाता है प्रॉपर्टी से, इसकी आंसर क्या होती है, n होती है। तो 5C1 की प्रॉपर्टी से आंसर कितनी आएगी 5, 5C2 तो 2 टाइम घटा के लिखिए 5 और 4, 2 1, तो ये तो आपका 5 है, इससे काटिए तो ये कितना हो गया, 2 बार कटा तो ये कितना हो गया 10, और ये कितना बन गया 15, कितना बन गया 15। तो इस साइड की आपकी जो आंसर है राइट हैंड साइड की वो भी 15 आनी चाहिए। राइट हैंड साइड में कितना बन रहा है 6C4, तो इसको क्या लिख सकते हैं 6C2 लिख सकते हैं। कैसे, 6 एज इट इज, दोनों का डिफरेंस, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, NCR ये इक्वल होता है NCN माइनस R के। तो नीचे 2 है तो यहां पे r का वैल्यू जितना छोटा होगा उतना ही सोल्व करने में, सॉरी घटाने में नहीं, उतना ही सोल्व करना आसान होगा। तो 2 टाइम लिखिए, 6 गुना 5, 2 गुना 1 तो काट दीजिए, 3 गुना 5 15, तो राइट हैंड साइड भी 15, लेफ्ट हैंड साइड भी 15, तो इसका मतलब कंसेप्ट वर्क कर रहा है। ओके स्टूडेंट, क्लियर है? तो आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से अब याद हो जाना चाहिए, काफी काम आएगी। चलिए नेक्स्ट जो है पढ़ते हैं। हाँ कि भाई एक प्रॉपर्टी, आप लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो याद रखिए कि NCA इज टू NCB हो
यानी बोथ साइड आपका जो एन का वैल्यू सेम हो, नीचे ए और ये आर की जगह ए और बी डिफरेंट डिफरेंट है, तो आप इसको गुणधर्म से क्या लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू ए प्लस बी। देन एन की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, एन इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट, बाकी सभी मैंने एक्सप्लेन कर दी, तो यहां तक कोई भी समस्या आपको नहीं होना चाहिए अब तक। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने संचय के बारे में पढ़ा कि भाई संचय बेसिकली होता क्या है। तो रिपीट कर लेते थोड़ा सा। संचय जो है उसके अंदर क्रम का कोई भी महत्व नहीं होगा। अगर हमारे पास n भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं और उनमें से r का चयन करना है तो हम उसको n कॉम्बिनेशन r से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फिर हमने r के मान पे चर्चा की, बहुत सारे एग्जांपल्स भी हमने इसके सोल्व कर लिए, फिर हमने इसके सभी गुणधर्म 1 बाय 1 करके पढ़े। तो आशा है लेक्चर आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो जो है उसको लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पर जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से उपलब्ध है, तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हैं, जिस भी चैप्टर में आपको समस्या हो उसकी। इसके अलावा वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।